नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 में भाग 1 देखा था। भाग 1 में मैंने आपको पाचन के बारे में बताया, पोषण क्या होता है इसके बारे में बताया, पोषण के आधार पर जीवों को कौन कौन से श्रेणियों में रखा गया है, ये सारी बातें आपको बताई थी। अब आगे उसके जो टॉपिक है वो हम भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आगे का टॉपिक है मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में आवश्यक पोषक पदार्थ। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में आवश्यक पोषक पदार्थ। कौन कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो मनुष्य और अन्य जंतुओं के लिए आवश्यक है। सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो कि मनुष्य के साथ साथ समस्त जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक पदार्थ है, जो हमें भोजन के अनेक स्रोतों से प्राप्त होता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको इसी कक्षा 11 में ही अध्याय 9 में आपको आराम से बताया था। सारी चीज़ें विस्तृत रूप से कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जैविक अणु में आपको सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। उम्मीद है कि आपको याद भी है कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। क्या कार्य करते हैं कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, बताया था मैंने आपको। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक हैं। अच्छा, शरीर कोशिकाओं को इससे क्या प्राप्त होता है बताइए? ऊर्जा प्राप्त होता है। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। शरीर कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, मुख्य रूप से कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। उसी के ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ग्लूकोज। हालांकि हम लोग सीधे ग्लूकोज ले भी सकते हैं और नहीं भी लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम ज़्यादातर स्टार्च को ग्रहण करते हैं भोजन में, तो वो उसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में एटलीस्ट, और उसका हम यूज़ करते हैं शरीर कोशिकाओं में। इसी के ऑक्सीडेशन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, हम भोजन में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में खाते हैं? ज़्यादातर स्टार्च के रूप में खाते हैं। तो वो स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है हमारे मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर मुख गुहा में यानी माउथ में, बकल कैविटी में ही उसका स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुख गुहा में लार स्रावित होता है और लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज, जिसे हम सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। अब वो माल्टोज हमारे पेट के रास्ते आंत में जब पहुंचता है तो आंत में उस माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम होता है। वो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़ देता है किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, यानी 2 अणु ग्लूकोज में। अब उस ग्लूकोज का हमारे आंत में ही रक्त में क्या हो जाता है? विसरण हो जाता है। यानी वो ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया? रक्त में। और रक्त से हमारी समस्त शरीर की कोशिकाओं में वो ग्लूकोज स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और जहाँ जहाँ जरूरत होती है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पाचन की प्रक्रिया एक इसी स्टेप में ही आपको समझ में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम इसको मूव करा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, तो ये सब करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो भोजन जो हम करते हैं उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हम जितना भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका 55 से 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से ही हमें मिलती है। कैसे मिलती है बस इसको समझना है। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हम रोटी खाते हैं, रोटी गेहूं के आटे की, उसमें स्टार्च की मात्रा होती है। हम जब रोटी खाते हैं तो उसको पहले हम मुंह में चबाते हैं, तो मुंह में चबाने के दौरान लार से वो मिक्स हो जाता है जो भी रोटी है, और वो जो लार है उसमें उपस्थित एंजाइम जिसको कहते हैं सेलेवरी एमाइलेज, वो उस रोटी में उपस्थित स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। पूरा डाइजेशन मुंह में नहीं होता, थोड़ा डाइजेशन होता है। यानी अगर आपसे पूछें कि डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, तो आप ये मत कहिएगा कि स्टोमक से, नहीं, मुख गुहा से ही डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ पर मुख गुहा में आधा काम हुआ है, अभी आधा काम में क्या हुआ है? रोटी में उपस्थित स्टार्च को इसने माल्टोज में कन्वर्ट किया। अब हम उसको अंदर ग्रहण किए, ईसोफेगस के द्वारा हमारे पेट में गया। चलिए एक हम आपको पहले थोड़ा सा फिगर के थ्रू भी समझा देते हैं।
ताकि और क्लियर होता रहे। जब तक आप इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देखे होंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें हम एकदम आपको रटवा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा मुख गुहा है। ये आपका ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस, या फिर हम इसे ग्रास नली भी कहते हैं हिंदी में। आपको इंग्लिश भी याद करना होगा, इसलिए हम सबसे पहले आपको इंग्लिश याद कराएंगे। जिसे हम पेट कहते हैं वो क्या है, स्टमक। ये आपका आंत है, पूरा आंत है। अब इसे में छोटी आंत, ये भाग पार्ट है, ये वाला पार्ट छोटी आंत, और ये जो आप देख रहे हैं ये है बड़ी आंत, ठीक है। तो हम जब रोटी खाते हैं मुख गुहा में, यहाँ पर उसको चबाते हैं, लार से वो मिक्स हो जाता है, और लार में उपस्थित एमाइलेज गेहूं में उपस्थित स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, ठीक है। सेलेवरी एमाइलेज क्या करता है, रोटी में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज क्या है, एक शुगर है, डाइसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड। स्वाद में मीठे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि काफ़ी देर बाद अगर हम कुछ खाना खाते हैं, हमको भूख बहुत लगी है, और काफ़ी देर बाद अगर हमको मिलता है, अगर सिर्फ एक सूखी रोटी भी मिल जाती है, उसके साथ कुछ भी ना हो, और वो रोटी हम चबाते हैं तब भी मीठा लगता है। क्यों मीठा लगता है, क्योंकि रोटी में उपस्थित स्टार्च को मुख गुहा में ही क्या हो जाता है, कन्वर्जन होता है माल्टोज में। माल्टोज क्या होता है, मीठा होता है, डाइसैकेराइड है ना, मैंने आपको जैविक अणु में बताया है इसके बारे में। अब ये काम तो मुख गुहा में हो गया, रोटी में उपस्थित स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब ये ईसोफेगस के रास्ते कहाँ जाएगा, पेट में, और कुछ अन्य पदार्थ होगा तो पेट में डाइजेस्ट होगा। वैसे तो पेट में सिर्फ स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। अब यही जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होगा, ये जो माल्टोज है, ये माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, एक एंजाइम माल्टेज। इन सब के बारे में मैंने आपको जैविक अणु में बताया है कि कौन से एंजाइम क्या वर्क करते हैं। तो माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ये आंत में क्या बन गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के अणु बन गए। अब इसी आंत के दीवारों पर रक्तवाहिनियां होती हैं। आंत की दीवारों पे ही क्या होती हैं, रक्तवाहिनियां, जो आंत के अंदर एक ऐसे विलाई जैसी संरचना होती है, इसी के अंदर रक्तवाहिनियां फैली होती हैं। और आंत में ये जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज आंत से कहाँ चला जाता है, रक्तवाहिनियों में, यानी हमारी रक्त में। यहाँ से रक्त में गया, और उस रक्त द्वारा वो ग्लूकोज हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं में पहुँचा दिया जाता है। लगातार सप्लाई होती है। जो भोजन डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, वो रक्त द्वारा शरीर के समस्त भाग में, ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचा दिया जाता है, और उसका यूज हर कोशिकाओं में होता रहता है। बात समझ में आई। ये था आपका डाइजेशन, एक सिंपल एक स्टेप में आपने इतना बात समझ लिया। यही है आपका पूरा डाइजेशन की प्रक्रिया। अब आपको एक एक को समझना है कि कौन से पदार्थ को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम होते हैं, कौन से पदार्थ का क्या कार्य होता है। तो हम अभी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। तो शरीर कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः इसे हम ईंधन पदार्थ कह सकते हैं। ईंधन पदार्थ यानी फ्यूल सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट को हम फ्यूल सब्सटेंस कह सकते हैं, कहा जा सकता है। इसे हम ईंधन पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ठीक कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको जैविक अणु में बताया था। इनसे क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से, ठीक है।
अतः इसे हम ईंधन पदार्थ भी कहते हैं। एक समान भार वाले वयस्क व्यक्ति को कितनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? तो लिखेंगे यहाँ से कि एक सामान्य भार वाले वयस्क पुरुष को प्रतिदिन लगभग 500 ग्राम यानी आधा किलो 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है ठीक है। आगे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट कहाँ हमें प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज, जैसा कि अभी आपको बताया था, रोटी किससे बनता है? गेहूँ एक अनाज है। अनाज, आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। अभी लिखवा देते हैं। अनाज, आलू, चीनी में पाया जाता है, फलों आदि से प्राप्त होता है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मक्का यानी कॉर्न, भुट्टा जिसे कहते हैं, में पाया जाता है। ये हो गया कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे कि शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का लगभग 55 से, आप ऐसे लिख सकते हैं 50 से 75% भाग कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। जितना भी हमें एक दिन में कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा का जो भरपाई करता है वो कार्बोहाइड्रेट लगभग 50 से 75%, यानी ऊर्जा हमें प्रदान करने के लिए सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी हमें इतना भाग ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, लेकिन शरीर के कुल भार का लगभग 1% भाग ही कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अगर आप अपने बॉडी वेट को देखेंगे तो उसका सिर्फ 1% ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब यहाँ पे तो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया गया है कार्बोहाइड्रेट कितना यूज होता है, ये आपको याद रखना है। 500 ग्राम एक दिन में कितना, और फिर कितना प्रतिशत भाग हमें ऊर्जा का प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट से, यूज क्या है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन इसका पूरा डिटेल आपको कहाँ बताया गया है? जैविक अणु में, कक्षा 11 में ही अध्याय 9 जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें आपको डिटेल बताया गया कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स वगैरह। तो ये हो गया एक पदार्थ, पोषक पदार्थ जो मनुष्य सहित अन्य जंतुओं के लिए आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पोषक पदार्थ जो मनुष्य के साथ साथ अन्य जंतुओं के लिए ही आवश्यक है। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? भोजन से। आपको स्रोत बता दिए, कार्बोहाइड्रेट अनाज, फल, चीनी, आलू, इन सब से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? कमेंट में ज़रूर आप लिख दीजिएगा। चलिए दूसरा पोषक पदार्थ देखते हैं, वसा, लिपिड्स। आपको ये भी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से। और वसा भी दो प्रकार के मैंने आपको बताया था, असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा। असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट्स या लिपिड्स, इनमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसा में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जा सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि संतृप्त वसा का सेवन मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। इसके अधिक सेवन से रुधिर वाहिनियों का व्यास कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हृदय संबंधी रोग का खतरा होता है। वसा का निर्माण किससे होता है? तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने कार्बनिक यौगिक हैं। लिखेंगे ये कार्बन, हाइड्रोजन
व ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक हैं। वसा का निर्माण किससे होता है? मैंने आपको बताया था, बताइए वसा का निर्माण किससे होता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का एक अणु और वसा अम्ल के 3 अणु आपस में मिलकर एक वसा अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वसा का निर्माण एक अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु वसा अम्ल यानी फैटी एसिड्स के मिलने से होता है। अतः इनके अपघटन पर क्या होगा? शरीर में जो डाइजेशन होगा तो इनके अपघटन में क्या होगा? अतः इनके अपघटन में बताइए, मैंने आपको बताया पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया में अपघटन ही होता है। वो पदार्थ जिससे बने होते हैं उसी में टूट जाते हैं। अगर हम वसा का सेवन कर रहे हैं, हमें पता है कि वसा किससे मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल और वसा अम्ल से। तो डाइजेशन की प्रक्रिया में ये जो वसा है वो किस में टूटेगा? ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में। तो लिखेंगे अतः इनके अपघटन से ग्लिसरॉल व वसा अम्ल प्राप्त होता है। ये सब आपको जुबान पर रटे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वसा कहाँ से प्राप्त होती है? ये ऐसे लिखेंगे वसा विभिन्न खाद्य पदार्थों, कौन कौन से खाद्य पदार्थों? जैसे वनस्पति घी, चर्बी, आप देसी घी सुने होंगे, जंतु से प्राप्त घी, ठीक है, मटन, मक्खन, तेल आदि से प्राप्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति को कितनी आवश्यकता होती है वसा की? तो एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 50 ग्राम, सिर्फ 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। वसा की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा अभी कार्बोहाइड्रेट से शरीर में जितना भी ऊर्जा की मात्रा चाहिए उसका 50 से 75% भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, और जो बचा 10-20% भाग वो किससे प्राप्त होता है? वसा से। यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा देने का कार्य करते हैं वो 2 कार्य करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन्हीं 2 से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का लगभग 10 से 20% भाग वसा से प्राप्त होता है। वसा से प्राप्त होता है। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे, आपको बताया कि वसा 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि संतृप्त वसा यानी हालांकि मैंने आपको अध्याय 9 में बताया है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर नोट कर लीजिए कि संतृप्त वसा के अधिक सेवन। संतृप्त वसा का उदाहरण कौन है? जंतु घी, जो देसी घी होता है, संतृप्त वसा का उदाहरण है। तो संतृप्त वसा के अधिक सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। हृदय संबंधी रोगों का खतरा
बढ़ जाता है। ये हो गया आपका वसा के बारे में भी। ये दूसरा पोषक पदार्थ जो कि मनुष्य और अन्य जंतुओं के लिए आवश्यक है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? प्रतिदिन हमें 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। वसा का निर्माण किससे होता है? 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु विभाषा अम्ल से, और इनके डाइजेशन पर यही टूटते हैं। ठीक है, हमारे आंत में डाइजेशन के बाद यही बनता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला पोषक पदार्थ कौन सा है। तीसरा पोषक पदार्थ है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन को हम शरीर निर्माणकारी तत्व कहते हैं। प्रोटीन से ही हमारे शरीर का वृद्धि होती है, और जो भी ऊतक क्षय होता है उनकी मरम्मत भी प्रोटीन द्वारा होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए प्रोटीन एक अति आवश्यक प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक यानी पॉलीमर। किसका पॉलीमर? अमीनो अम्ल का बहुलक है। ठीक है, तो आप क्या क्या कह सकते हैं? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से। तो आप लिखेंगे प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इन्हीं के बहुलक से प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे लिख सकते हैं कि प्रोटीन को शरीर निर्माणकारी तत्व भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। प्रोटीन को शरीर निर्माणकारी तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इससे शरीर का निर्माण होता है। या हमें प्रोटीन बाहुल्य खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही, अनाज, शुष्क फल यानी ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, शुष्क फल, अंडा, मछली, और एक जो इम्पोर्टेंट सोयाबीन पूछा जाता है। आपके खाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? सोयाबीन में। लगभग 40% सोयाबीन पाया जाता है, से प्राप्त होता है। एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन है। ठीक, और पूछा जाता है कि ऑप्शन चेंज हो सकता है स्पाइरुलिना दिया हो, तो आप स्पाइरुलिना को लगाएंगे, क्योंकि स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये एक कोशिकीय शैवाल है, नोट कर लीजिएगा, ये एक कोशिकीय शैवाल है। इस बार क्वेश्चन आया था नीट 2020 में कि एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण बताइए, तो स्पाइरुलिना जिसमें 70% सबसे ज़्यादा प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, इनको उगाते हैं गंदे पानी में, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस पानी में उगाते हैं, उसके बाद निकालते हैं, बहुत सारे प्रोसेसिंग के द्वारा इनकी टैबलेट्स बनती हैं, बहुत महंगी आती हैं ये। स्पाइरुलिना क्लोरेला भी एक कोशिकीय शैवाल है, इसमें 40% मात्रा होती है प्रोटीन की। ठीक है, तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि ऑप्शन में क्या है। अगर सिर्फ सोयाबीन है तो आप सोयाबीन को लगाएंगे, सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की किस में पाई जाती है। अगर ऑप्शन में सिर्फ सोयाबीन है
और इन दोनों के अलावा कुछ और है तो आप सोयाबीन को लगाएंगे। सोयाबीन नहीं है, स्पाइरुलिना और क्लोरेला दिया गया है तो सबसे ज़्यादा स्पाइरुलिना में। अगर स्पाइरुलिना नहीं है, सोयाबीन भी नहीं ऑप्शन में, क्लोरेला दिया गया तो क्लोरेला को लगाएंगे। अगर तीनों दिया गया स्पाइरुलिना, क्लोरेला, सोयाबीन तो आप किसको लगाएंगे? स्पाइरुलिना को। ठीक, ये बात नोट कर लीजिएगा। एक सामान्य व्यक्ति को कितनी आवश्यकता होती है? तो लिखेंगे एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जीव प्रतिशत का कितना भार बनाता है? तो जीव शरीर का लगभग 75% भाग प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक और आवश्यक पोषक पदार्थ प्रोटीन। आप इसको नोट कर लीजिए, जो बातें आपको बताई हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा पोषक पदार्थ कौन सा है जो मनुष्य व अन्य जंतुओं के लिए आवश्यक है। अगला है चौथा, न्यूक्लिक अम्ल। आपने पढ़ा है न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से बताइए? डीएनए और आरएनए। ये भी इंपॉर्टेंट है जीव शरीर के लिए। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से? डीएनए व आरएनए। आप इसमें लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल, ऐसे लिखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है। बताया है इसके बारे में आपको चैप्टर 9 में ही। डीएनए व आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनको बनाने वाली इकाइयाँ, मतलब ये किससे बनती हैं? तो इनको बनाने वाली इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बने होते हैं? लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा व फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। इनका कार्य क्या है? डीएनए व आरएनए जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? डीएनए व आरएनए। वैसे तो डीएनए सब में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, इसलिए हमने यहाँ पर डीएनए और आरएनए भी लिख दिया है। आरएनए किसी भी मनुष्य में, किसी जंतु में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य बिल्कुल भी नहीं करता। जंतु सिर्फ कौन सा? वायरस। तो चूंकि जंतु में वायरस को नहीं रखा गया इसलिए हम इसे नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि सिर्फ आरएनए कुछ वायरस में या विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। उसके एग्जाम्पल क्या क्या है आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये हो गया नेक्स्ट पोषक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल। अब आते हैं, इसके बाद जो आता है वो है खनिज लवण। बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स जिनके हमारे शरीर में व अन्य जंतुओं के शरीर में उपयोगिता होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। खनिज लवण, मिनरल सॉल्ट्स। शरीर में लगभग 20 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं जो हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों, कौन कौन से खाद्य पदार्थों? जैसे दूध आयरन का स्रोत है, हरी सब्जियां, अंडा
मछली आदि से प्राप्त होता है। तो खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है दीर्घ पोषक तत्व जिनकी मात्रा जीवों में 100 मिलीग्राम से अधिक आवश्यक हैं, मतलब 100 मिलीग्राम से अधिक चाहिए, ठीक है। वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा 100 मिलीग्राम से अधिक की आवश्यकता होती है पर डे, उन्हें हम दीर्घ पोषक तत्व कहेंगे। और दूसरा होता है लघु पोषक तत्व जिनकी मात्रा बहुत कम, जिनकी मात्रा जीवों में 100 मिलीग्राम से कम आवश्यक हो। देखिए, आप ऐसे लिखेंगे दीर्घ पोषक तत्व में कि वे खनिज लवण जिनकी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 100 मिलीग्राम से अधिक होती है, ऐसे खनिज लवण को हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं क्लोरीन आयन, ठीक है। ये हो गया आपका ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा 100 मिलीग्राम से अधिक चाहिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को। अब इसमें लिखेंगे दूसरे में लघु पोषक तत्व जिसकी ऐसे लिखेंगे कि वे खनिज लवण जिसकी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 100 मिलीग्राम से कम हो, उन्हें लघु पोषक तत्व कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ा लीजिएगा, खाद्य पदार्थों जैसे दूध, हरी सब्जियाँ, अंडा, मछली, यहाँ पर खाने वाले नमक से भी एक खनिज लवण प्राप्त होता है। खाने वाले नमक, आपको पता होगा, तुरंत आपको याद हो गया होगा, खाने वाले नमक में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? आयोडीन। उसकी कमी से क्या हो जाता है? सिंपल ग्वाइटर रोग हो जाता है, घेंगा रोग, ऐसा फूल जाता है ना। नमक में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। तो लघु पोषक तत्व तो कौन कौन से हैं जिनकी मात्रा चाहिए? तो जैसे सल्फर यानी गंधक, आयरन, फ्लोरीन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम और मोलिब्डेनम। ये इतने ऐसे खनिज लवण हैं जिनकी आवश्यकता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 100 मिलीग्राम से कम होता है। आइए देखते हैं कि खनिज लवणों का क्या क्या महत्व है हमारे शरीर में। कुछ खनिज लवणों को देखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। हमारे शरीर में खनिज लवणों का महत्व। पहला, खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फेट हमारे हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। कैल्शियम और फास्फेट जो कि हमारे हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक होता है, ये बहुत ही आवश्यक होता है। ये चीज़ तो आपको वैसे भी याद हो गई होंगी। आप हॉर्लिक्स का इतना प्रचार देखते हैं, उसमें दिखाता है 30 के बाद हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, उनसे कैल्शियम टूटने लगता है। उन कैल्शियम को बटोरने के लिए आप हॉर्लिक्स पीजिए, वुमेन हॉर्लिक्स पीजिए, तो सही बताते हैं, ठीक है। कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए। दूसरा, कुछ खनिज लवण जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम हृदय स्पंदन के लिए आवश्यक हैं। हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन के लिए आवश्यक हैं, मतलब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए,
जैसे हम इसको मूव करा रहे हैं तो इसको पेशी का संकुचन हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो उसमें ये खनिज लवण सहायक होते हैं। हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन तथा रुधिर स्कंदन, मतलब इसके जमने में भी, रुधिर के जमने में भी सहायता करते हैं, रुधिर स्कंदन में सहायक होते हैं। कुछ खनिज लवण जैसे मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, कुछ एंजाइमों के सहघटक के रूप में कार्य करते हैं, सहघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने चैप्टर नंबर 9 में बताया है। चौथा, कुछ खनिज लवण जैसे सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, बस ये हो गया कुछ खनिज लवणों का महत्व क्या है हमारे शरीर में। आज का टॉपिक बस इतना ही। आपने पढ़ लिया कि कौन कौन से पोषक तत्व मनुष्य और अन्य जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इतना याद कर लीजिए, सब कुछ एकदम कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो छोड़ने वाला है हमने वैसे भी हटा दिया है। जो भी बता रहे हैं, जो भी लिखवा रहे हैं, वो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो आप इसको पूरी तरीके से याद करिए, समझिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ वो जरूर कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रख के कमेंट जरूर दिया करिए। एक बार आप कमेंट देंगे उस आंसर का, उस क्वेश्चन का, तो आपको वो ताउम्र याद रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन से वसा से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और उससे कौन से अंग से संबंधित रोग उत्पन्न होता है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा कौन से 2 सवालों में पाया जाता है तथा हमारे खाद्य पदार्थ में कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए किन जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन आप खुद से ढूंढिएगा, मैंने बताया है लेकिन कहाँ बताया ये भी नहीं बताऊंगा। आप इसको ढूंढिए, पढ़िए, ठीक है, और इसका आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे के पार्ट के लिए आप वेट करिएगा, मैं जल्द ही आपको आगे के पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।